Assalamu alaikum. So we're going to study compound nuclear reactions or compound nucleus theory, as we say it. Suppose an incident particle enters a target nucleus with an impact parameter small compared to the nuclear size. So that is, you have a nucleus. So you have a nucleus. An incoming particle is coming with small impact parameter as compared to the size of the nucleus. That is, it's not going like very far from the nucleus कि वो उसको skip कर जाएगा. हेड ऑन कोलिजन भी नहीं हो रही, बट ये कि स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर है सच दैट कि पार्टिकल आएगा तो देर इज़ अ हाई चांस कि वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा. It then will have a high probability of interacting with one of the nucleus of the target, possibly through a simple scattering or either. So, like interaction could be simply scattering. The recoil struck nucleon and the incident particle, now with less energy, can each make successive collision with other nucleons and further several interactions. The incident energy is shared among many of the nucleon of the combined system. So what it's saying is, so like you have a nucleus और अब हमारे पास एक इनकमिंग पार्टिकल आया है और ये इस टारगेट न्यूक्लियस के इस तरह स्ट्राइक हुआ है कि इम्पैक्ट पैरामीटर जो है वो एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस स्मॉल है. सो इम्पैक्ट पैरामीटर वो डिस्टेंस है जो कि इनकमिंग पार्टिकल को अगर आप उस स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लें, सो वहाँ से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है टू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. So this distance is small so that incoming particle can interact with the target nucleus. But then suppose that this particle comes inside the nucleus and there are other nucleons inside the nucleus, और इसने किसी एक न्यूक्लियन के साथ इंटरेक्ट किया है और ये स्कैटर हो गया और इसकी जो एनर्जी है वो उस इम्पैक्ट में, जब इसने इसके साथ इंटरेक्ट किया है, सो उस इम्पैक्ट में इसकी एनर्जी जो है वो ही लॉस्ट सम ऑफ द एनर्जी. सो नाउ ही डजंट हैव it doesn't have that much energy to come out of the nucleus. तो क्या करेगा ये, either it alone or together with this scattered particle, they both interact with other nucleons in the nucleus. ठीक है. सो यानी ये कि अब ये एनर्जी शेयर करना शुरू हो गया न्यूक्लियस में, क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी तो है नहीं कि ये वहाँ से डायरेक्ट बाहर निकल जाएँ. सो नाउ this shared energy is shared among many of the nucleon of the combined system of projectile and targets. ठीक है. So projectile target का हिस्सा बन गया and it is sharing now energy with other nucleons. ठीक है. None of the nucleon as yet have enough energy to come out of the nucleus. ठीक है. उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो बाहर निकले, बट ये कि ये एनर्जी जो है वो सारी शेयर्ड है अंदर न्यूक्लियॉन्स के पास. द एवरेज एनर्जी इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ मैनी सिंगल न्यूक्लियॉन इज़ नॉट इनफ to free it from the nucleus, but as many more or less random collisions occur, there is a statistical distribution in energies and a small probability for a single nucleon to gain a large enough energy in a share of energy to escape. So यानी इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि आपके पास एक इनकमिंग पार्टिकल आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर वो चला जाता है और उसके बाद वो वहाँ पर न्यूक्लियॉन्स के साथ एनर्जी शेयर करता है और ये कि एक स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी आ जाती है. यानी कुछ न्यूक्लियन के पास जो है वो ज़्यादा एनर्जी है, कुछ के पास कम है, लेकिन ऑन द एवरेज न्यूक्लियन के पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो है, मतलब स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जो है वो आपके पास आ जाती है. बट देन देयर इज़ अ चांस दैट एट सम टाइम जो सारी की सारी एनर्जी है, लार्ज इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ सिंगल न्यूक्लियन. और उसमें क्या होगा कि वो सिंगल न्यूक्लियन जब इतनी ज़्यादा उसके पास एनर्जी आ जाएगी तो इट विल बी एबल टू ओवरकम द न्यूक्लियर बैरियर, न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर, और वो वहाँ से एस्केप कर जाएगा. सो दिस इज़ मच एज मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट फ्रॉम द हॉट लिक्विड. आपको पता है कि वहाँ पे भी स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती है. अ स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल, इधर नंबर ऑफ पार्टिकल है, इधर उनकी एनर्जी है. अ स्मॉल नंबर, सॉरी इस तरफ शायद एनर्जी है और इधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है उनके पास इनफ एनर्जी होती है कि वहाँ से स्केप कर पाते हैं, और फिर ये कि फिर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है एनर्जी, और फिर ये कि चंद एक मॉलिक्यूल होते हैं जो फिर एस्केप कर पाते हैं क्योंकि वो उनके पास जो है वो इनफ एनर्जी आ जाती है. ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है और देयर इज़ अ चांस कि थोड़े टाइम के बाद एनर्जी जो है वो किसी एक या दो न्यूक्लियन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाए और वहाँ से वो बाहर निकल जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे एवेपोरेशन होती है हॉट लिक्विड से.
So such reaction have a definite intermediate state. So they of course जब आपका न्यूक्लियस जो है आपका जो टारगेट न्यूक्लियस है उसमें प्रोजेक्टाइल पार्टिकल उसके अंदर जाकर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या एनर्जी इज बीइंग शेयर्ड अमंग ऑल द न्यूक्लियॉन्स. दिस इज़ अ डेफिनेट इंटरमीडिएट स्टेट. दैट इज़ देयर इज़ अ पॉज. जब प्रोजेक्टाइल आके न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो दिस अ पॉज, एनर्जी इज बीइंग शेयर्ड एंड देन वो आपका जो है वो रिएक्शन होगा, यानी वो जो वो होगा कि वाई और बी बनेगा. तो यानी उससे पहले तक देयर इज़ अ पॉज, देयर इज़ अ डेफिनेट इंटरमीडिएट स्टेट after the absorption of incident particle but before the collision of emission of the outgoing particle. The intermediate state is called the compound nucleus. Symbolically हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से दैट ए एंड एक्स और इनके बीच में यानी वाई और बी और ए एक्स के बीच में हम एक सी स्टार बनाते हैं. स्टार मीन्स दिस इज an excited state of a plus x. It's called C and it has an excited state. It will decay to Y and B. So C is called the compound nucleus. As might be assumed from the seeing of the reaction written in this form, we can consider a reaction that proceeds through the compound nucleus to be two-step process. The first step is to making of the compound nucleus, and the next step is the disintegration of the compound nucleus, the formation and the disintegration. As given compound nucleus may decay into a variety of different ways and essential to compound nucleus model. अब ये compound nucleus model या compound nucleus theory ये तो एक simple बात हो गई कि जी compound nucleus बनता है फिर वो टूटता है, but there's a certain assumption behind this theory and that assumption is very important. और ये आपसे like short question में पूछी जा सकती है. This is the most essence of this topic कि ये जो ये assumption है और वो ये है that the relative probability for decay into a specific set of final state is independent of the means of formation of the compound nucleus. So कहता है कि सपोज इसको हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं. सो लेट्स से यू हैव दिस इज़ द कंपाउंड न्यूक्लियस जिंक 64 zinc, and zinc 64 can be made through this reaction or either this reaction or this reaction. These two reaction lead to the same compound nucleus. But the thing is, this compound nucleus zinc 64 forgets how it was formed. So there is no memory. Once the compound nucleus is formed, energy is shared among all the nucleons. Now the nucleus forget how it was formed originally. Either it was formed through proton and copper 63 or alpha and nickel 60. So it doesn't have a memory. Once it's formed, now it's independently will decay to either zinc and neutron, copper neutron proton, zinc and 2 neutrons. Okay, so this is what the theory says कि the relative probability for decay, so this is the probability for decay into these three type of reactions into any specific set of final products, ठीक है, is independent of the means of formation. तो ये जिन तरीक़ों से बना है ऐसा नहीं है कि जो जिंक है वो अगर प्रोटॉन और कॉपर से बनता तो वो सिर्फ इसमें और इसमें डिके होता, और अगर वो इससे बनता तो सिर्फ इसमें डिके होता. ऐसा कुछ नहीं है. वंस इट्स फॉर्म, ये it doesn't remember how it was formed, so it will decay independently of how it was formed. ठीक है. The decay probability depends only on the total energy of given to the system. So इस टाइम पर जो भी इसकी एनर्जी है ये उसके मुताबिक डिसाइड करेगा कि किस स्टेट में जाएगा, ना कि ये किस तरह बना था उसके मुताबिक. The compound nucleus forgets the process of formation and decays governed primarily by statistical rules. Let's consider specific examples. और ये एग्जाम्पल हमने देखी. इसी तरह इसी सेम एग्जाम्पल का आई थिंक आपको यहाँ पे ग्राफ जो है वो दिया हुआ है. क्रॉस सेक्शन फॉर डिफरेंट रिएक्शंस लीडिंग टू कंपाउंड न्यूक्लियस Zn64. ये आपके पास रिएक्शंस हैं. सो निकल अल्फ़ा रिएक्शन से कंपाउंड न्यूक्लियस Zn बनेगा. ठीक है. कॉपर प्रोटॉन से, ठीक है, निकल अल्फ़ा, ठीक है, ये 63 है, ये 62 है. मतलब डिफरेंट लाइक प्रोडक्ट डिफरेंट है इसमें जो इनिशियली हैं वो सेम है. सो यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल की डिफरेंट एनर्जीज जो हैं वो दी हुई हैं और आपको बताया हुआ है कि क्या क्रॉस सेक्शन है. ये इस तरफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ रिएक्शन का. सो इस अगर अल्फ़ा पार्टिकल विल हैव लेस एनर्जी, सो दिस इज़ द आपके पास सो यानी
आपके पास जो है वो इसके क्रॉस सेक्शन क्या है, तो इस रिएक्शन का कि ये रिएक्शन अकर होगा. सो लाइक फॉर दिस अल्फा पार्टिकल एनर्जी देयर इज अ हाई क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस रिएक्शन टू अकर. सिमिलरली ये जो आपके पास रिएक्शन है इनके लिए अल्फा पार्टिकल की दिस मच एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, एंड इनके लिए जो है वो ये एनर्जी रिक्वायर्ड है. सो यानी आप देख रहे हैं कि इन सब में जिंक ही बनेगा, जिंक 64 बनेगा, बट देन दी फाइनल प्रोडक्ट जो आपके पास आ रही हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट हर एक के केस में ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं ये डिपेंड कर रही हैं कि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी थी. ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल की एनर्जी पर डिपेंड कर रही हैं, जबकि ये इस पर डिपेंड नहीं कर रही कि Zn64 पहले बना कैसे. ठीक है, आप देखिए कि हर एक का जो क्रॉस सेक्शन है ऑफ द रिएक्शन, यानी ये जो आपके पास फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, इनमें क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिएक्शन अल्फा पार्टिकल की एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है. सो वट एवर द एनर्जी दैट जिंक विल हैव एट द टाइम इट इज़ फॉर्म्ड, that energy will yani according to that energy it will decide to go in these states, but not how it's formed. So in this model, if this model were correct, we would expect, for example, that the relative cross sections of this and this, these two reactions would be same at incident energies that give the same excitation energy to zinc. So if you see in the graph, there are two particles producing the same reaction. So here you have अल्फ़ा पार्टिकल विद निकल एंड यहाँ पर प्रोटॉन विद कॉपर 63. ये दोनों जो है Zn64 बनाएंगे. सिमिलरली यहाँ पर प्रोटॉन और अल्फ़ा हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एनर्जी. ठीक है, यहाँ पर अगेन प्रोटॉन एंड अल्फ़ा. तो और इनके ग्राफ को हमने स्लाइटली शिफ्ट कर दिया है टू जस्ट सी कि प्रोटॉन के लिए भी सेम पॉइंट पर और अल्फ़ा पार्टिकल के लिए भी सेम पॉइंट पर पीक आ रही है रिएक्शन की. तो यानी इन पर्टिकुलर एनर्जीज़ के ऊपर आपके पास क्रॉस सेक्शन जो है वो दोनों पार्टिकल्स के लिए, प्रोटॉन के लिए और अल्फ़ा के लिए, दोनों के लिए क्रॉस सेक्शन जो है वो हाई है. और तो इसका मतलब ये है कि जो भी कंपाउंड न्यूक्लियस बन रहा है उसका यानी जो भी रिएक्शन आपके पास होना है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ हाउ इट वाज फॉर्म. यानी आइदर प्रोटॉन या अल्फ़ा पार्टिकल जो भी आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल था उनकी एनर्जीज़ के ऊपर वो इंडिपेंडेंट है दैट हाउ इट इज़ फॉर्म. यानी उसका यानी इंडिपेंडेंट होने को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ सिमिलर क्रॉस सेक्शन of forming the cross section of forming the compound nucleus. So once it is formed, it will now decay statistically. The agreement between the three pairs of cross section is remarkably good, showing that indeed the decay into any specific final state is independent of how it was originally formed. Compound nucleus model works best for the low incident energies, that is 10 to 20 MeV, and this is because there's a small chance with this small energy, there's a small chance for the particle to escape from the nucleus or without sharing all its energy with its identity and most of its energy intact. It will share its energy and will not be able to it has less energy to be able to come out of the nucleus on its own without sharing energy. It also works best for the medium energy, medium weight and heavy nuclei, where the nuclear interior is large enough to absorb the incident energy. So medium to heavy nuclei के लिए ये reaction जो है वो mostly probably ज़्यादा जो है वो होता है. Another characteristic क्या है इसकी, because of the random interaction among the nucleons, we expect the outgoing particle to be emitted nearly isotropic angular distribution. So यानी आपके पास जो compound nucleus once it's formed, the outgoing particle किस डायरेक्शन में निकलता है, it's random. ठीक है, isotropic है, किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है. दिस एक्सपेक्टेशन इज़ क्वाइट कंसिस्टेंट विद द एक्सपेरिमेंट, बिकॉज वो जाहिर है जब आपका इनकमिंग पार्टिकल अंदर आया और उसने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट की और इट फॉरगेट्स हाउ इट वाज फॉर्म और फ्रॉम विच डायरेक्शन द इंसिडेंट पार्टिकल केम फ्रॉम, तो द आउटगोइंग पार्टिकल विल बी आइसोट्रॉपिक इन लार्ज अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन बी ट्रांसफर टू दी. सो कहता है कि अगर आपका इंसिडेंट पार्टिकल हैवी है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन बी ट्रांसफर टू द कंपाउंड न्यूक्लियस and to extract that angular momentum, the emitted particle tend to be emitted at right angles to the angular momentum and then preferentially to 0 degree and 180 degree or with. So यानी
अगर आपका प्रोजेक्टाइल इंटरमीडिएट एनर्जी का है, इंटरमीडिएट मास का है तो आइसोट्रॉपिक है। अगर हैवी होगा तो राइट एंगल्स के ऊपर यानी एंगुलर मोमेंटम के साथ 0 डिग्री या 180 डिग्री पर जो है वो निकलेगा टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। और अगर लाइटर पार्टिकल है दिस इफेक्ट इज़ नेग्लिजिबल, सो उसके लिए आइसोट्रॉपिक अगेन। evaporation analogy mentioned previously is rarely quite appropriate। अच्छा बाय द वे यहाँ पे ये evaporation एनर्जी के साथ इसको थोड़ा एनालॉजी बना के ये बता रहे हैं कि एज द एनर्जी इज़ ग्रेटर द मोर नंबर ऑफ पार्टिकल विल एस्केप। सो लेट्स से अल्फा पार्टिकल एनर्जी इतनी होगी तो आपके पास एक न्यूट्रॉन निकलेगा, अगर ज़्यादा होगी 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और ज़्यादा होगी 3 और 4 एंड सो ऑन। सो नंबर ऑफ पार्टिकल विल कमिंग आउट जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे एज द इंसिडेंट पार्टिकल एनर्जी इंक्रीजेज। तो बहरहाल दिस इज़ इट, वी विल सी a little bit of mathematical from the other book। सो ये मैथमेटिकली जो आपने इसके अंदर करना है जिसमें कि आपके पास इन कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी दी एक्साइटेशन एनर्जी ई सी इज़ गिवन बाय दिस, दैट इज़ ई ए प्लस ई बी। कंपाउंड न्यूक्लियस जो रिएक्शन है उसकी जो एनर्जी है टोटल, where E A is the kinetic energy of incident particle, E B is the binding energy of the incident particle in the compound nucleus, and its ground state, or E C is the total energy of the compound nucleus. Since the fraction of incident energy is used in supplying kinetic energy to the compound nucleus and is not available for excitation, then show that exact relation for excitation energy is this। So E C का relation हमने निकालना है with the ई ए एंड ई बी, और वो इस तरह का जो रिलेशन है ये हमने यानी फाइंड आउट करना है। सो सपोज दैट यू हैव दिस रिएक्शन ए और एक्स एंड दे मेक कंपाउंड न्यूक्लियस, और जो मास ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस है वो एक्स और ए के मास के इक्वल है। Let's VA be the velocity of incident particle and VCN be the velocity of the compound nucleus. Then by law of conservation of linear momentum, टारगेट न्यूक्लियस रेस्ट पे है, एम ए वी ए इक्वल्स टू एम सी एन वी सी एन, ये हमने पहले भी निकाला था, ये इसके इक्वल आ गया। सो इंसिडेंट पार्टिकल आपके पास ये है, सिमिलरली ये वही डायग्राम है आपके पास। द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी इन एक्साइटिंग द कंपाउंड न्यूक्लियस इज़ गिवन बाय, अब ये ई ए पार्टिकल जो किसी एनर्जी के साथ आ रहा था उसकी कुछ एनर्जी जो है वो कंपाउंड न्यूक्लियस को एक्साइट करने के लिए यूज़ होगी। सो दैट एनर्जी ई ए डैश इज़ इक्वल टू ई ए माइनस 1/2 एम सी एन वी सी एन स्क्वायर। ये हमने कंपाउंड न्यूक्लियस की वेलोसिटी निकाली थी, तो ये वो एनर्जी है जो कंपाउंड न्यूक्लियस को काइनेटिक एनर्जी के तौर पर डिलीवर हुई है। यहाँ पर आप एम सी एन की वैल्यू पुट करते हैं और वी सी एन की वैल्यू भी पुट कर दें, और आपके पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और एक ये आपके पास रह जाएगा, और ऊपर आपके पास इसका स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर आप इसको हाफ एम ए वी ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा आपके पास, और ई ए डैश आपके पास आ जाएगा। इसको फर्दर इसका एलसीएम ले लें, सो एम एक्स ओवर एम एक्स प्लस एम ए, और ई ए, this is EA, so EA dash, that is the energy transferred to the nucleus as kinetic energy, equals to the energy of the incoming particle times the mass of the target nucleus over mass of the target nucleus plus the mass of incident particle. Thus the exact relation for excitation energy is ECA dash plus, so EC compound nucleus की जो भी वो है, so the fraction of energy that is transferred to the nucleus for excitation plus the binding energy of the particle, जो incoming particle है उसकी binding energy nucleus के साथ। so sum of these two, ठीक है, इसके अंदर ई ए डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, और प्लस ई बी, so this is equal to, this is the relation।